गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करूंगा आप जहां कहीं भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आनंदराज विश्वकर्मा आनंदराज लेक्चर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमने जो है क्लास 12th के वैद्युत धारिता चैप्टर को जो है समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो वैद्युत धारिता है उसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसकी परिभाषा हमने जाननी है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत धारिता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता मतलब बाबू समझिएगा, जैसे एक गिलास है, गिलास की ये कैपेसिटी क्या है, ये धारण करने की क्षमता मान लीजिए 1 लीटर है। कितनी है? 1 लीटर है। तो हम कह सकते हैं, हमको तुरंत समझ में आ गया, दिमाग में घंटी बजी कि बाबू भैया ये जो 1 लीटर इसकी धारण करने की क्षमता है पानी, तो हम कह सकते हैं यह इसकी एक गिलास की पानी की जो गिलास है उसकी जो है 1 लीटर पानी संग्रहण करने की क्षमता है। मतलब अब हम कह सकते हैं जो धारण करने की क्षमता आपको समझ में आ गई होगी कि इस गिलास में कई लीटर पानी आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इसकी जो है धारण क्षमता ये है। अब देखिए बात समझिएगा। अब यहाँ आते हैं अब देखेंगे कि हमें पढ़ना वैद्युत धारिता। तो वैद्युत होगा तो आवेश होगा, वैद्युत होगा तो आवेश होगा। मतलब कि किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। संग्रहण मतलब अभी आपको हमने बताया होगा संग्रहण मतलब क्या होता है, कैसे क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। चलो इतना आ गया, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अच्छे तरीके से आगे चलेंगे कि चालक को जो है क्यू आवेश देने पर विभव में वृद्धि अगर होती है तो वो कैसे होगी। मान लीजिए चालक को हम क्यू आवेश दे दिए, उसके बाद विभव में वृद्धि वी हुई, तो इसका अनुपाती चिन्ह लगेगा, वी लिखेंगे। और जब ये चिन्ह हटता है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जब ये चिन्ह हटेगा तो जो है कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो भैया पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता, तो और कोई नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम जो है Q बराबर C इंटू V। अब यही यहाँ Q जो है ये जो है आवेश है, V है विभव में वृद्धि के रूप में। इसके साथ देखो नियतांक 1 आया है, वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। जब वृद्धि हुई तो C आया, इसी को बोलेंगे नियतांक। क्या बोलेंगे? नियतांक बोलेंगे। अब ये जब नियतांक हो गया, इसी को बोलते हैं वैद्युत धारिता, इसी को बोलते हैं वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसी को जब बोलेंगे वैद्युत धारिता, मेरे या समझ में आ गया होगा आपको। तो वैद्युत धारिता अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं C बराबर Q बटे V, अर्थात जो वैद्युत धारिता बराबर होता है वो आवेश बटे विभव होता है। तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझना चाहें इसके मात्रक को, तो इसका मात्रक देखो समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर हम मात्रक इसका बनाना चाहें, मात्रक एसआई मात्रक, कैसा एसआई मात्रक हमने अगर इसको दिया, ये एसआई मात्रक क्या होगा, तो C बराबर लिखा गया है Q बटे V। तो इसका मात्रक होता है आवेश का कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम बाबू रे। और जो यहाँ पर V है उसका होता है वोल्ट, इसका होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। और इसी को कहते हैं फैराड, इसी को कहते हैं फैराड। आपको पता होगा फैराड क्या होता है, समझ में आ गई बात। हम समझा रहे हैं, छोटी चीज लेते हैं। 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 की घाते -6 फैराड। और 1 पीको फैराड बराबर होता है, 1 पीको फैराड बराबर होता है 10 की घाते -12
फैरड। समझ में आई बात की नहीं आई? ये भी हम आपको अच्छे से समझा दिए। तो जो है वैद्युतधारिता का एसआई मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, उसे फैरड भी कहा जाता है। या तो आप फैरड बोलिए या आप कूलाम प्रति वोल्ट बोलिए। अब चलते हैं इसके यम के एस पद्धति में मात्रक के रूप में, यम के यस पद्धति में मात्रक के रूप में चलेंगे और यहीं से हम जो है बीमा भी निकालेंगे। यहीं से हम बीमा भी इसकी निकालेंगे कि कैसे कैसे इसका सिस्टम होगा। तो मात्रक हमने लिख रखा है। सबसे पहले लिखेंगे, देखिएगा, लिखेंगे C बराबर Q बटे V, अर्थात जो है कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट लिखेंगे। अब जब यहाँ पर बाबू रे कूलाम प्रति वोल्ट लिख उठा है तो अब कूलाम को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कूलाम, वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? कूलाम को वैसे छोड़िए, कूलाम बटे लिख सकते हैं हम वोल्ट को जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो जब जूल प्रति कूलाम यहाँ पर हो गया, समझिएगा, अब जूल प्रति कूलाम हो गया, बराबर यहाँ आ जाओ, आखिरी पे इधर से आ जाओ। जूल प्रति कूलाम हो गया, कूलाम ऊपर जाएगा, यहाँ पर होगा, अब इसका दोनों को गुणा हो जाएगा तो कूलाम स्क्वायर बटे, अब वोल्ट यहाँ क्या जूल बचा है, जूल, यहाँ पर जूल बचा। अब कूलाम स्क्वायर है तो कूलाम स्क्वायर बराबर क्या हो, कूलाम बराबर क्या होता है? कूलाम को और क्या दर्शा सकते हैं? हमने बताया था कूलाम को और दर्शा सकते हैं एम्पियर सेकंड के रूप में, अर्थात इसका स्क्वायर है तो लिखेंगे एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर बटे जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। अच्छे तरीके से मेरे बाबू आपको पता होगा, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक आने के बाद अब क्या कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा आपको फिर समझा देंगे हम दोबारा, क्योंकि मात्रक निकाल रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखिए, बराबर करेंगे, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर को ऐसे रहने दो, एम्पियर स्क्वायर है सेकेंड का स्क्वायर बटे, अब बटे करेंगे तो बटे में क्या आएगा, न्यूटन है, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब किलोग्राम लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, फिर उसके बाद सेकेंड की घात -2। अब यहाँ पर फिर मीटर तो बचा ही है बाबू, मीटर तो बचा ही है। इतना आ गया समझ में आपको अच्छे तरीके से। बराबर करते हैं, चलो बराबर करेंगे तो बराबर करने के बाद एम्पियर, देखो बात, किलोग्राम मीटर, अब यहाँ पर किलोग्राम जो मीटर लिखा गया है, अगर हम इन सबको ऊपर ले जाएं, बात समझिए, तो गुणा होगा एक हिसाब से। तो लिखेंगे सबसे पहले कूलाम किलोग्राम की, यहाँ देखो किलोग्राम लिखा गया है ना, इसकी घात -1, किलोग्राम की घात -1। उसके बाद मीटर है, मीटर है, मीटर का गुणा होगा, मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर -2 में। ठीक है, मीटर की घात 2 वो भी माइनस में रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा है और आगे, अब बचा है यहाँ पर सेकंड बचा, सेकंड देखो, सेकंड की घात -2 है, ऊपर जाएगा प्लस में होगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम सेकंड की घात जो है 4 हो गई सेकंड की घात। उसके बाद बचा एम्पियर अगर बचा है तो बाबू भैया एम्पियर का स्क्वायर है तो एम्पियर का स्क्वायर कर दो, एम्पियर का स्क्वायर हो गया। अब आपका जो एम के एस पद्धति में मान निकल के आया है, पूरा एम के एस पद्धति में जो मात्रक है वो आया है किलोग्राम की घात -1, उसके बाद मीटर की घात -2, उसके बाद जो है सेकेंड की घात 4, उसके बाद जो निकल के आया है एम्पियर की घात जो है 2 में।
अब ये आपका पूरा मात्रक है यम के यस पद्धति में। अब इसी हिसाब से अगर हम निकालना चाहें बीमा तो झट से निकलेगी, तुरंत निकलेगी, बिना कुछ कहे निकलेगी। बीना निकालेंगे, किलोग्राम है तो यम की घात -1 है, मीटर है तो यल की घात -2 है, सेकंड है तो टी की घात 4 है, और एम्पियर है तो ए की घात 2 है। हो गया बीमा, हो गया बीमा। बीमा निकल गई भाई। बीमा यही तो है, यम की घात -1, यल की घात -2 और टी की घात 4, ए की घात 2। यही तो है बीमा किसकी? अब ये है बीमा वैद्युत धारिता की। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से, वैद्युत धारिता हरदम धनात्मक में होती है, 0 हो सकती है लेकिन माइनस नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्षमता होती है बाबू, अब ये जो क्षमता इसकी होगी वो धनात्मक में रह सकती है, बढ़ सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन माइनस थोड़ी हो सकती है। बात समझ में आ रही है बात ना? इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो आपको अच्छे तरीके से सब चीज हम बताएं वो समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने बताया वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ धारण करने की क्षमता होती है, किसी चीज को धारण करना, तो वो धारिता का अर्थ है। अब हम अगर वैद्युत के हिसाब से पढ़ेंगे तो कह सकते हैं किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण या संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने माना कि आवेश द्वारा जो Q आवेश होता है दिया जाता है चालक को, तो विभव में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हमने चिन्ह लगाया अनुपाते का। यहाँ पर चिन्ह लगाने के बाद उसके बाद क्या होता है, इसको ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, नियतांक C के रूप में आया। वही तो था वैद्युत धारिता। वही तो जब था वैद्युत धारिता तो हमें निकालने में और आसानी हो गई। दिमाग में तुरंत ने कहा कि बाबू रे आप लिख सकते हो C बराबर Q/V अर्थात आवेश बटे विभव। इसको लिख सकते हो, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। अगर एक कूलाम प्रति वोल्ट आ गया तो इसी को बोलते हैं फैरड। अब इसी को बोलते हैं फैरड। छोटे बच्चे को पता है अच्छे तरीके से, आप लोग पढ़ चुके होंगे, 1 माइक्रो फैरड बराबर 10 की घाते -6 फैरड, 1 पिको फैरड बराबर 10 की घाते -12 फैरड। ये भी तो आप पढ़ चुके हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यम की यस पद्धति में मात्रक समझेंगे, उसी में बीमा भी आ जाएगी। तो हमने निकाल दिया जैसे जैसे था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखने में कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आपका अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, किन बातों पर निर्भर करता है, किन पे नहीं करता है। हर चीज अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो चीज दी गई है, अगर आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है अच्छे से याद करिए, पढ़िए, और जो है अच्छे से अच्छा जो है आप जो है अपनी ज़िंदगी में जो पढ़ाई है उसको जो है उसमें जो है अति महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आप हासिल करिए। समझ में आ गई बात? तो मैं आनंद राज विश्वकर्मा अपनी वाणी को इसी शब्द को कहते हुए बैंड अप करता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि लगा दो आग पानी में खुरपाती हो तो ऐसे हो, लगा दो आग पानी में खुरपाती हो तो ऐसे हो, मिटा दो उस बाप की गरीबी जवानी हो तो ऐसी हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।